हर बड़ी ताकत के साथ एक खतरा भी आता है। और अगर हम आग की बात कर रहे हैं, मतलब चेतना की उन बदली हुई अवस्थाओं की, तो उसका स्याह पक्ष समझना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, इस विश्लेषण को तैयार करने से पहले मैंने स्टीलिंग फायर किताब को शब्द दर शब्द पढ़ा है। स्टीवन कॉटलर और जेमी व्हील इस अध्याय में एक बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं कि अगर इस आग को बिना समझे, बिना किसी संतुलन के अपनाया गया तो ये हमें जला भी सकती है। तो चलिए अब उसी चेतावनी को धीरे धीरे आराम से समझते हैं। ये जो शब्द है ये दुनिया की महानतम फ्री डाइवर नतालिया मोल्चानोवा के हैं, और ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी चेतावनी है। इसका मकसद किसी को आगे बढ़ने से रोकना नहीं है, नहीं, बल्कि ये याद दिलाना है कि किसी भी गहराई में उतरने के लिए तैयारी, सम्मान और सबसे बढ़कर धैर्य की जरूरत होती है। क्योंकि हर तीव्र अनुभव हमें सही दिशा में ही ले जाए, ये जरूरी तो नहीं। तो सबसे पहले इस विचार को समझते हैं कि आग की अपनी एक परछाई होती है। किताब के पेज 155 के आसपास लेखक समझाते हैं कि कहाँ पर फायदेमंद इस्तेमाल खत्म होता है और कहाँ से खतरनाक दुरुपयोग शुरू होता है। इसके बीच की जो रेखा है वो अक्सर बहुत धुंधली होती है, बहुत पतली। समस्या असल में तब शुरू होती है जब हम इन अवस्थाओं को विकास के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक रोमांच या एक एहसास के लिए खोजने लगते हैं। और ये जो बदलाव है ना, ये इतना धीरे धीरे होता है कि हमें अक्सर इसका पता भी नहीं चलता। और यहीं पर एक मनोवैज्ञानिक जाल है जिसे किताब ब्लिस जंकी कहती है। अब देखिए, एक तरफ है वो रास्ता जो जमीन से जुड़ा है, जो विकास की ओर जाता है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा रोमांच जो हमें कुछ पल के लिए असलियत से दूर ले जाता है। ब्लिस जंकी वो इंसान है जिसके लिए वो एहसास ही लक्ष्य बन जाता है। मतलब विकास और समझ का जो शुरुआती मकसद था वो पीछे छूट जाता है और लोग सिर्फ उस तीव्र अनुभव के पीछे भागने लगते हैं। तो हम इसे पहचाने कैसे? किताब हमें 3 संकेत देती है। पहला है जुनून, जब किसी की पूरी दुनिया बस उस एक अनुभव के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाए। दूसरा है पलायनवाद, यानी जब लोग अपनी मुश्किलों का सामना करने के बजाय इन अवस्थाओं में पनाह लेने लगते हैं। और आखिर में आती है लत, जब ये अनुभव एक मददगार टूल नहीं, बल्कि एक ऐसी बैसाखी बन जाता है जिसके बिना जिंदगी खाली खाली और अधूरी लगने लगती है। किताब में शोधकर्ता जॉन सी लिली का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। उन्होंने पाया कि केटामाइन जैसी चीज़ों की जो लत थी वो सिर्फ केमिकल की लत नहीं थी, वो लत थी पूरी तरह से नई जानकारी की। हमारा जो दिमाग है ना, वो हमेशा नए पैटर्न और नए विचारों के लिए भूखा रहता है, और जब कोई अनुभव उसे ये लगातार देता रहता है तो हम सिर्फ उस एहसास के नहीं, बल्कि उस नयापन के भी आदी हो जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको रुककर सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब अंदर का ये मनोवैज्ञानिक जाल बाहर की दुनिया पर असर डालने लगता है तो उसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। और इसी विचार के साथ अब हम उन लोगों की कहानियों की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने सीमाओं को पार किया और फिर इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जिक्र किताब में है, जो अपनी खोज में इतने आगे निकल गए कि फिर वापस नहीं आ सके। ये कहानियां उन अमूर्त खतरों को असल दुनिया के परिणामों से जोड़ती हैं और हमें पूरी गंभीरता से याद दिलाती हैं कि इस रास्ते पर सावधानी और सम्मान रखना कितना ज्यादा जरूरी है। डीन पॉटर एक कमाल के विंगसूट फ्लायर थे। योसेमाइट में एक छलांग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने खुद भी ये माना था कि वो कई सालों से बस किस्मत के सहारे जी रहे थे, लेकिन उस शाम किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ठीक वैसे ही दुनिया की सबसे महान फ्री डाइवर नतालिया मोल्चानोवा एक बहुत ही साधारण मनोरंजक गोता लगाने के दौरान हमेशा के लिए गायब हो गईं। उनकी कहानियां हमें एक कड़वा सच याद दिलाती हैं कि महारत हासिल कर लेना भी हमेशा सुरक्षा की गारंटी नहीं होता। किताब में पेज 158 के आसपास लिली के अपने अनुभव का जिक्र है। एक बार वो केटामाइन के असर में इतने गहरे उतर गए कि उनकी पत्नी को सीपीआर देकर उनकी जान बचानी पड़ी। इसके बाद एक और नियर डेथ एक्सपीरियंस ने उन्हें अपना साइकेडेलिक रिसर्च छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनकी कहानी हमें ये दिखाती है कि कभी कभी सबसे गहरी समझ वापस आने में होती है, और जो कुछ भी सीखा है उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने में होती है। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये हमें दिखाती हैं कि आग के साथ संतुलन साधना कितना जरूरी है। अगर आपको भी लगता है कि ये अध्याय एक जरूरी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है तो कमेंट में बैलेंस जरूर लिखें। तो इन सब चेतावनियों के बाद अब कहानी एक उम्मीद भरे, एक रचनात्मक मोड़ पर आती है।
अच्छी बात यह है कि किताब हमें सिर्फ खतरों के बारे में बताकर नहीं छोड़ती, बल्कि वो जोखिम को कम करने और इन अवस्थाओं को समझदारी से इस्तेमाल करने के लिए 4 बहुत ज़रूरी सिद्धांत भी देती है। आप कह सकते हैं कि ये नियम इस रास्ते पर चलने वालों के लिए कंपास की तरह हैं। ये 4 नियम हमें जमीन से जोड़े रखते हैं। पहला नियम है, यह आपके बारे में नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि ये अनुभव हमारे व्यक्तिगत अहंकार से बहुत बड़ा है और इसे विनम्रता के साथ अपनाना चाहिए। दूसरा नियम, यह अभी के बारे में नहीं है। ये हमें उस पल के तीव्र भ्रम में खोने से बचाता है ताकि हम दूर की सोच सकें। तीसरा, ब्लिस जंकी न बने, जो हमें एहसास का गुलाम बनने से रोकता है। और चौथा, बहुत गहराई में ना उतरें। ये पक्का करता है कि हम उतना ही ज्ञान लें जितना हम संभाल सकते हैं, ताकि हम उसे अपनी जिंदगी में सही से उतार सकें। इन अनुभवों का असली लक्ष्य खुद से या दुनिया से कटना नहीं, बल्कि और गहराई से जुड़ना है। किताब में एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसे वल्नरेबल स्ट्रेंथ या कमज़ोर ताकत कहा गया है। इसका मतलब ये है कि अपने अंधेरे को, अपनी कमियों को गले लगाना ही सच्चे विकास के लिए ज़रूरी है। ये परमानंद की अवस्थाएं हमें हमारी जिम्मेदारियों से दूर ले जाने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें हमें एक बेहतर और ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान बनाने में मदद करनी चाहिए। हमारी कमियां, हमारी दरारें ही तो हैं जो हमें बनाती हैं। जैसा कि महान संगीतकार लियोनार्ड कोहेन ने लिखा है, हर चीज़ में एक दरार होती है और वहीं से रोशनी अंदर आती है। अपनी टूटन को स्वीकार करना हमें कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि ज़्यादा मानवीय और ज़्यादा मुकम्मल बनाता है। और शायद सच्ची सुंदरता और ताकत वहीं मिलती है। तो अंत में शायद सवाल ये नहीं है कि हमें ये आग चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि हम उसे कितनी समझदारी से संभालते हैं। असली काम उस अनुभव को पाना नहीं है, असली काम है उस अनुभव से मिली रोशनी को अपने रोज़मर्रा के जीवन में वापस लेकर आना। यही जिम्मेदार खोज का असली मतलब है। अगर आप ऐसे ही विश्लेषण चाहते हैं जो अधूरा सच नहीं बल्कि पूरी तस्वीर दिखाएं, तो माइंड ऑर्डर को सब्सक्राइब करें। ये चैनल उत्तेजना के लिए नहीं, समझ के लिए है।